हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का सेशन अगेन कोरिलेशन पे है। लास्ट क्लास में हमने कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। अगर वो क्लास अभी तक आपने कवर नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमने कोरिलेशन के लिए एक प्लेलिस्ट ड्राफ्ट की है, उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है सो दैट आप कोरिलेशन से रिलेटेड सारी क्लासेस एक जगह से कर पाओ। अब आज का टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग देखने वाले टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एंड कई तरह के कोरिलेशन होते हैं जिस पे एमसीक्यूज बनते हैं। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ कोरिलेशन है वो है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। यही बेसिकली हम फर्स्ट क्लास से बता भी रहे हैं कि हमारे पास ये तीन तरह के कोरिलेशन होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। क्या मतलब इसका? लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, अगर एक में चेंज होने से दूसरा भी चेंज होता है बट सेम डायरेक्शन में चेंज होता है, मतलब जैसे अगर मान लो प्राइस इंक्रीज हुआ तो सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये किस तरह का रिलेशन है? पॉजिटिव। बट लेट्स से अगर प्राइस डिक्रीज हुआ तो सप्लाई क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसको भी हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मैम यहाँ पे तो डाउनफॉल हो रहा है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये लोग मूव कर रहे हैं। नहीं, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ इतना होना चाहिए कि अगर ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव। क्लियर? वैसे ही अगर हम लोग बात करें दो वेरिएबल्स की, लेट्स से ये प्राइस है, प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड क्या होगा? डिक्रीज होगा। एंड प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो ये किस तरह का रिलेशन को शो कर रहा है? नेगेटिव, कि अगर एक में इंक्रीज होगा तो दूसरे में डिक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। एंड लास्ट इज नो कोरिलेशन। लेट्स से एक्स और वाई है, हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि मान लो एक्स वीट है और वाई शूज़ है, तो क्या इसके बीच में कोई रिलेशन होगा? वीट की प्राइस इंक्रीज होने से शूज़ की डिमांड पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। वीट में चेंज होने से क्या शूज़ पे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? नहीं। वीट और शूज़ कभी भी साथ में नहीं चल सकते। तो ये दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है और इसको हम क्या कहते हैं? नो कोरिलेशन। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। देखो हमने यहाँ पे पूरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। पॉजिटिव, जिसको हम डायरेक्ट कोरिलेशन भी कहते हैं, इफ द टू वेरिएबल्स मूव इन द सेम डायरेक्शन। देखो हमने सेम डायरेक्शन लिखा है, हमने ये नहीं बोला कि दोनों इंक्रीज ही होगा, तो नहीं, चाहे तो दोनों इंक्रीज हो चाहे दोनों डिक्रीज हो, इस दोनों ही केस को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन। दैट इज विद एन इंक्रीज इन वन वेरिएबल द अदर वेरिएबल ऑल्सो इंक्रीजेस, और विद द डिक्रीज इन वन वेरिएबल द अदर वेरिएबल ऑल्सो डिक्रीजेस। द कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। क्लियर? एग्जाम्पल भी दिया प्राइस एंड सप्लाई का, वही चीज़ यहाँ मेंशन भी किया है। क्लियर? नेक्स्ट, नेगेटिव और इनवर्स कोरिलेशन। इफ टू वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज विद द इंक्रीज इन वन वेरिएबल द अदर वेरिएबल फॉल्स, और विद द डिक्रीज इन वन वेरिएबल द अदर वेरिएबल इंक्रीजेस, द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल भी दिया था प्राइस एंड डिमांड का। एंड लास्ट इज नो कोरिलेशन। When there is no relation between the two variables or no linear dependence, or if the plotted points lie scattered all over the graph paper, then there is no correlation between the two variables. Clear? और इस केस में r क्या होगा? 0 होगा। The variables x and y are said to be independent, क्योंकि उनका आपस में कोई भी डिपेंडेंसी नहीं दिख रहा है। देखो पॉजिटिव के केस में हमारा ग्राफ हमेशा ऐसे अपवर्ड बनता है, नेगेटिव के केस में इस तरीके से डाउनवर्ड बनता है क्योंकि ये एक तरह का सप्लाई कर्व है और ये क्या है? डिमांड कर्व। एंड अगर हम लोग नो कोरिलेशन की बात करें ना, तो इस तरीके से हमारा जो ग्राफ है वो स्कैटर्ड बनता है क्योंकि वहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं होता। क्लियर? तो ये सबसे पहला टाइप्स ऑफ कोरिलेशन था। नाउ नेक्स्ट, सेकेंड टाइप है हमारा लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। बेसिकली नाम से समझ में आ रहा है, लीनियर का मतलब होता है जब हमारा डायग्राम इस तरीके से लाइन वाइज बने, एंड नॉन लीनियर मतलब जब हमारे ग्राफ में लाइन ना हो, कर्व हो। क्लियर? तो देख लेते हैं सबसे पहले लीनियर कोरिलेशन। व्हाट इज लीनियर कोरिलेशन? द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विल बी लीनियर इफ करस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल देयर इज अ कांस्टेंट चेंज इन द अदर वेरिएबल। ये बता रहा है कि एक्स और वाई, लेट्स से हमारे पास दो वेरिएबल है, जितना चेंज इसमें होगा उतना ही चेंज दूसरे वेरिएबल में भी होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट चेंज। क्योंकि अगर कांस्टेंट चेंज हो रहा है, मतलब लेट्स से ये x है, ये y है, पहले y 1 था और x भी 1 था। नेक्स्ट अगर x 2 है तो उससे y की वैल्यू भी 2 आए, तो इस केस में क्या होगा? इस तरीके से लीनियर ग्राफ बनेगा हमारा, या कह सकते हैं लीनियर डायग्राम बनेगा। क्लियर?
तो वही चीज़ यहाँ मेंशन की है कि अगर एक वेरिएबल में चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में कांस्टेंट चेंज हो ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द वैल्यूज, मतलब जैसे अगर मान लो 1 1 है x और y की वैल्यू, देन x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू भी 3 है, तो ये क्या है, इंटायर रेंज ऑफ वैल्यूज, मतलब सारी की सारी वैल्यूज में जो चेंजेस हो रहा है वो सेम लेवल पे हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट चेंज हो रहा है। उस केस में हमारा ग्राफ हमेशा क्या बनता है, लीनियर, आइदर डाउनवर्ड टू अपवर्ड और अपवर्ड टू डाउनवर्ड। क्लियर। अब देखो लीनियर में दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, फर्स्ट इज डायरेक्ट और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड सेकंड इज इनवर्स और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब देखो डायरेक्ट और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में हम लोग रिलेशन ले लेते हैं प्राइस एंड सप्लाई का। अब हम सबको पता है कि प्राइस और सप्लाई के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। क्लियर। बट हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 होता है, मतलब अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई भी 10% से इंक्रीज होगा। क्लियर। तो उस केस में हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, फ्रॉम लेफ्ट डाउनवर्ड टू राइट अपवर्ड। क्लियर। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन को शो कर रहा है। वैसे अगर हम लोग इन्वर्स और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन की बात करें तो यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं प्राइस और डिमांड की, और यहाँ पे भी ईडी इज इक्वल टू हमें क्या लेना है 1, कि जितना प्राइस में चेंज हो रहा है उतना ही डिमांड में भी चेंज हो, तो उस केस में ग्राफ बनेगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर। देखते हैं दोनों की डेफिनेशन। डायरेक्ट और परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में बता रहा है, इफ द कोरिलेशन इज परफेक्टली लीनियर एंड द लाइन रन्स फ्रॉम द लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट हैंड कॉर्नर, ये चीज बता रहा है। ठीक। और इस केस में कोरिलेशन हमारा क्या है, परफेक्टली लीनियर। परफेक्टली लीनियर तब होता है जब हम r इज इक्वल टू +1 लेकर के आते हैं। क्लियर। जब +1 होता है तो उसको हम लोग परफेक्ट भी बोलते हैं और पॉजिटिव भी बोलते हैं, ये हमने पहले की क्लासेस में समझाया हुआ है। नेक्स्ट हमने लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ द इक्वल प्रोपोर्शनल चेंजेस इन द टू वेरिएट्स इन द सेम डायरेक्शन देन इट इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। यहाँ पे सिंपली हम लोग किसका एग्जांपल ले रहे हैं, प्राइस और सप्लाई का। हमने बोला अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी इंक्रीज होगा, और प्राइस अगर 10% से इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी 10% से इंक्रीज होगा। और वही चीज़ लिखा है कि अगर इक्वल प्रोपोर्शनल चेंजेस हो रहा है दो वेरिएट्स में, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। और ग्राफ देखो यहाँ पे बनाया हुआ है पॉजिटिव एंड लीनियर का। क्लियर। अब जस्ट इसका अब इनवर्स एंड परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन में भी वही चीज़ है, बस ग्राफ किस तरीके से बनेगा, डाउनवर्ड। इफ इट इज अ परफेक्टली लीनियर कोरिलेशन इन विच द लाइन रन्स फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, एंड देन ये चीज़ बता रहा है कि जो इक्वल प्रोपोर्शनल चेंजेस हो रहा है दो वेरिएबल्स में वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड क्या होगा, डिक्रीज। बस ये है कि अगर प्राइस 10% से इंक्रीज होगा तो डिमांड 10% से डिक्रीज होगा। क्लियर। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और ग्राफ देख लो, और ग्राफ यहाँ देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग बना है। क्लियर। तो ये ओवरऑल हमारे पास लीनियर कोरिलेशन की डेफिनेशन थी, कि लीनियर कोरिलेशन का मतलब होता है कि जब ग्राफ हमारा इस तरीके से लाइन वाइज बनता है, चाहे वो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो चाहे वो अपवर्ड स्लोपिंग हो। क्लियर। अगर वो अपवर्ड स्लोपिंग है तो नो डाउट ये किसको रिप्रेजेंट करा है, r इज इक्वल टू +1 को, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल में जितना चेंज होगा उतना ही दूसरे वेरिएबल में भी चेंज होगा और दोनों ही सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे। एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है जब r इज इक्वल टू -1 हो, तो इसको परफेक्ट भी बोलते हैं, नेगेटिव भी बोलते हैं। और इस केस में दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंजेस हो रहा है वो तो कांस्टेंट चेंज है, बट डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट, कि अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो एक डिक्रीज हो रहा है। होपफुली पॉइंट क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट हमारा नॉन लीनियर कोरिलेशन, तो सिंपली इसमें कैसे बनेगा, कर्व वाइज, दैट इज कर्वी लीनियर। लिखा है द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स विल बी नॉन लीनियर और कर्वी लीनियर इफ करस्पॉन्डिंग टू ए यूनिट चेंज इन वन वेरिएबल द अदर वेरिएबल चेंज एट अ डिफरेंट रेट। लेट्स से अब हम यहाँ पे अगेन एग्जांपल ले रहे हैं प्राइस एंड सप्लाई का। ठीक। तो प्राइस एंड सप्लाई के केस में हमें ये तो पता है कि दोनों इंक्रीज होगा, बट अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई 15% से इंक्रीज हो रही है। जैसे हम लोग देखते थे ES अगर ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में क्या होता था कि प्राइस और सप्लाई सेम डायरेक्शन में तो मूव करते थे, बट क्या चेंजेस का रेशियो सेम होता था, नहीं। तो उस केस में हमारा ग्राफ किस तरीके से बनेगा, ऐसे कर्वी लीनियर। क्लियर। और वैसे अगर हम लोग प्राइस और डिमांड की बात करें, जहाँ हमारा ED इज ग्रेटर देन 1 होगा या ED इज लेस देन 1 होगा, तो उस केस में प्राइस में जितना चेंज होगा उतना चेंज कभी भी डायरेक्ट डिमांड में नहीं होगा। हाँ, ये है कि दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, तो उस केस में हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे कर्वी लीनियर। क्लियर। इसको हमने कनेक्ट किया इकोनॉमिक्स की एग्जांपल, सो दैट बहुत ही ईजिली आप ये टॉपिक समझ पाओ। ठीक।
तो नॉन लीनियर कोरिलेशन मतलब सिंपली ये चीज़ बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप तो होगा बट सेम प्रपोर्शन में या सेम रेशियो में नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट अदर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में देखो सिंपल कोरिलेशन दो वेरिएबल्स के बीच में होता है, मतलब जब x एंड y का रिलेशनशिप बताते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल कोरिलेशन। एग्जाम्पल में हमने लिखा हाइट, वेट, प्राइस, डिमांड एक्सेट्रा। बट अगर हम लोग बात करें मल्टी कोरिलेशन की तो x, y, z। क्लियर? कि x का रिलेशनशिप बता रहे हैं y एंड z के साथ, या x एंड y का रिलेशनशिप बता रहे हैं z के साथ एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमेशा दो वेरिएबल से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड ऑल द अदर वेरिएबल्स टेकन टुगेदर। जैसे को रिलेशन बिटवीन a का b एंड c के साथ, या हम कह सकते हैं b का a एंड c के साथ। इसको कैसे डिनोट करते हैं, r, अभी तक कैसे डिनोट करते हैं, r x y 1.23 कि 1 का रिलेशनशिप 2 3 के साथ, वैसे r 2.13 कि 2 का रिलेशन 1 3 के साथ एंड सो ऑन। क्लियर? एंड लास्ट वन इज पार्शियल कोरिलेशन। मोर देन टू वेरिएबल्स यहाँ भी इन्वॉल्व होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू ऑफ द वेरिएबल्स इज स्टडीड अज्यूमिंग दैट अदर वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये मल्टीपल कोरिलेशन का क्या है, एक्सटेंशन है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, वैसे ही आर एक्स वाई जेड, आर वाई जेड एक्स। क्लियर? अब आप लोग बोलोगे कि मैम मल्टीपल और पार्शियल में क्या डिफरेंस है, तो मल्टीपल में हमने बताया कि 1 का रिलेशन देखते हैं 2 3 के साथ, 2 का रिलेशन देखते हैं 1 3 के साथ एंड सो ऑन। बट इसमें ऐसा नहीं करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाई का रिलेशन मतलब 2 का रिलेशन देख रहे हैं 1 के साथ। क्लियर? तो मल्टीपल एंड पार्शियल में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि मल्टीपल में हम किसी एक वेरिएबल से शुरुआत करते हैं और उसका बाकी सारे वेरिएबल्स के साथ रिलेशन देखते हैं, बट पार्शियल कोरिलेशन में हम 2 वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं और उसका रिलेशन किसी एक वेरिएबल के साथ रीड करते हैं। क्लियर? टोटल कोरिलेशन, when the correlation between the variables under study taken together at a time is worked out। टोटल कोरिलेशन बेसिकली क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल हैं सबका हम कोरिलेशन देखते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इस पे काम कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उसका कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? तो ये था टोटल कोरिलेशन। और ये सारे के सारे कोरिलेशन बेसिकली आते हैं अदर कोरिलेशन के हेड में। जो मेन कोरिलेशन है वो था पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नो कोरिलेशन। देन हमने बताया लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन, एंड देन बाकी जितने भी कोरिलेशन थे जैसे सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल, टोटल, इनको हमने अदर की कैटेगरी में ले लिया। तो ये ओवरऑल सारे के सारे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन थे एंड होपफुली ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। इन सारे टाइप्स ऑफ कोरिलेशन से बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम में, एंड अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो वो सारे एमसीक्यूज आप बहुत ही ईजिली कवर कर पाओगे। होपफुली ये पॉइंट आप लोगों को प्रॉपर्ली समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों को आज की क्लास प्रॉपर्ली समझ आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कोरिलेशन के कुछ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।